चैप्टर 2 मॉड्यूल 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है जी, ये आज स्टार्ट करना है और ऐसा चैप्टर है, देखो नाम ही क्या है इसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे आपको पता ही होगा स्टैट्यूट का मतलब क्या है। एक्ट, लॉ। लॉ एक वाइडर टर्म है। एक्ट मतलब रिटन लॉ को क्या बोलते हैं हम, स्टैट्यूट बोलते हैं। जो लॉ लिख दिया गया है, जो अप्रूव कर दिया गया है, किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो क्या बोलते हैं हम, स्टैट्यूट बोलते हैं। तो स्टैट्यूट को पढ़ना कैसे है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो मैंने आपको बहुत सारे एक्ट पढ़वा दिए, बहुत सारे तो नहीं पढ़वाए। फाउंडेशन की बात करें तो वहां हमने बहुत सारे एक्ट पढ़ लिए थे। कंपनीज एक्ट भी थोड़ा पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि इन्हें पढ़ना कैसे है। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है। लेकिन आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, ये चैप्टर पढ़े बिना ही आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए और बहुत सारे एक्ट भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है, बाकी इतनी रेलिवेंस नहीं है। ये कहाँ पे काम आता है, जब आप थोड़े हायर लेवल पे चले जाते हो ना, उसके बाद ये काम आने लगता है। अभी हम कौन से इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। और अगर ज्यादा गहराई में जाना होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है। क्या तरीका है यार, ये सुबह सुबह उबासी मार रहे हो आप। ठीक है, तो फिर मैं बता देता हूँ कि ये सब चेंजेस है, यहाँ से कनेक्टिविटी है, तो वो वैसे हो जाता है। बाकी आप कैसे रीड करते हो, जो लिखा हुआ है उसी को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हो, यहाँ आके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। चलो जी, इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम तो था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लेकिन हम यहाँ पे किस किस की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, स्टैट्यूट की भी पढ़ेंगे, डीड्स की भी पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंट्स की भी पढ़ेंगे। चलो जी, इंट्रोडक्शन। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से वाले हो, प्रैक्टिस वाले हो, अपनी दुकान खोल के बैठे हो, या फिर किसी और की दुकान में काम कर रहे हो, यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीड वेरियस लॉज। आपको बहुत सारे लॉज पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टैट्यूट्स पढ़ने पड़ेंगे। ऑफन दीज इनैक्टमेंट मे बी कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। हो सकता है कि कोई भी स्टैट्यूट या कोई भी इनैक्टमेंट है, उसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रही हो, क्योंकि वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश के जिनके मीनिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रही है तो आपको कौन सी वाली पिक करनी है, वहीं पे क्या लगता है हमारा इंटरप्रिटेशन लगता है कि भाई मैं कौन सी वाली पिक करूं। इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट अवेयरनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एज अ स्किल बिकम रेलिवेंट। तो जो इंटरप्रिटेशन स्किल है ये क्या बन जाती है जी, रेलिवेंट है आपके लिए। बिल्कुल, आपको बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। कहीं पे अटक जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको फोन करो, आदित्य सर यहाँ अटक गए लॉ में, क्या होगा, आपको खुद पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फोन करोगे तो सर्विस चार्ज आपके ऊपर लग जाएंगे। दिस चैप्टर विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये क्या क्या बताएगा आपको, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बताएगा कि कैसे आपको इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। एज वेल एज वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। ये एड्स क्या होता है, सॉल्यूशन, जो आपको हेल्प करेगा इंटरप्रिटेशन करने में। तो इंटरनल हेल्प भी मिलेगी आपको और एक्सटर्नल हेल्प भी मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इंटरनल एड पे और एक्सटर्नल एड पे। ठीक है जी, वी शैल आल्सो डिस्कस द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेटिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और क्या पढ़ेंगे हम, खाली स्टैट्यूट नहीं, डीड्स को कैसे पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है। डीड्स का मतलब एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, परचेज डीड, ये सब क्या है डीड्स। इनको कैसे पढ़ना है वो भी देखेंगे हम। किसी डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, डीड्स आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, स्टैट्यूट आ गया, इन सब की डेफिनेशन इसी चैप्टर में दे रखी है। This study relate to interpretation of statute, deeds and documents. So it is necessary that we understand what these word and certain other term denote. तो जब statute, deeds and documents, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूट टू द कॉमन मैन। क्या आप कॉमन मैन हो? अब आप नहीं, अब भी कॉमन तो नहीं रहे हो, फाउंडेशन फाउंडेशन कर लिया, इंटर में आ गए हो, तो कॉमन मैन तो आप नहीं हो। और कॉमन मैन लिखा हुआ है तो क्या खुशबू और को इंक्लूड करें नहीं करें इसके अंदर, बिल्कुल करेंगे। देखो जहाँ पे मैन लिखा हो वहाँ पे हम मैन मेल फीमेल दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। ये भी क्या है, एक तरीके की इंटरप्रिटेशन है। टू द कॉमन मैन द टर्म स्टैट्यूट जनरली मीन लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस काइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे इमेनेट। क्या मतलब हुआ, एक कॉमन मैन के लिए कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन क्या है जी, स्टैट्यूट है। लेकिन क्या हमारे लिए भी यही स्टैट्यूट है? अभी तक तो यही था, कोई भी लॉ कोई भी रेगुलेशन, लेकिन अब बदल जाएगा। अब जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। द वर्ड स्टैट्यूट इज नाउ सिनोनिमस विद एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या हो गया जी, स्टैट्यूट क्या है, सिनोनिम है किसका, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब
हाँ, पार्लियामेंट में बना है। पार्लियामेंट में बनने का मतलब क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट का असेंट, वो क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे लगता है? पूरे इंडिया पे। क्या खाली पार्लियामेंट ही एक्ट बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर भी तो बना सकते हैं ना। ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज द रिटन लॉ दैट द लेजिस्लेचर स्टैब्लिशेस डायरेक्टली। तो स्टैट्यूट क्या है? एक रिटन लॉ है जो किसने बनाया है? लेजिस्लेचर ने बनाया है। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। लिख लो इसके ऊपर, लेजिस्लेचर कौन होता है? लॉ मेकिंग बॉडी। तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट भी है और स्टेट लेजिस्लेचर भी है। मैक्सवेल, ये वो ग्लैन मैक्सवेल नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाला, ये कोई और है। मैक्सवेल डिफाइन स्टैट्यूट एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ये क्या है जी? लेजिस्लेचर की विल, लेजिस्लेचर की मर्जी है। In India, statute means an enacted law. That is law either enacted by the parliament or by the state legislature. या तो पार्लियामेंट ने बनाया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया। ठीक है जी, यहाँ तक का नहीं। In India, the constitution provide for passing of a bill in Lok Sabha and Rajya Sabha, and finally, after obtaining the assent of President of India, it becomes an act of parliament or statute. ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या आएगा? बिल आएगा। क्या आएगा जी? बिल को क्या बोलते हैं हम? एक ड्राफ्ट। वो बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट, और फिर वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और उस एक्ट को हम क्या बोल देते हैं? स्टैट्यूट भी बोल देते हैं। Thus, that which originate through legislation is called enacted law or statute as against unenacted or unwritten law. ठीक है जी। तो स्टैट्यूट क्या है? या तो स्टैट्यूट बोल लो या फिर इनेक्टेड लॉ बोल लो। जो कहाँ से बनाया जी? हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया, चाहे पार्लियामेंट ने बनाया हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया। जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? उसी स्टेट के ऊपर जिसकी लेजिस्लेचर ने उसे बनाया। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी। However, the Constitution does not use the term statute, though one find the term law used in many places. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वर्ड स्टैट्यूट नहीं है, वहां पे क्या वर्ड लिखा रहता है? लॉ। क्या लिखा रहता है? लॉ। लेकिन लॉ एक वाइडर टर्म है। लॉ क्या है? एक वाइडर टर्म है। द टर्म लॉ इज डिफाइंड एज इंक्लूडिंग एनी ऑर्डिनेंस। लॉ के अंदर क्या आ जाता है? ऑर्डिनेंस भी आ जाता है, ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, बाय लॉज भी आ जाते हैं, रूल्स भी आ जाते हैं, रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, एंड द लाइक। इसका जैसा कुछ भी हो वो किसमें आ जाता है? लॉ में आ जाता है। अभी लॉ क्या होता है? शायद मैंने सबसे पहली क्लास में बताया होगा आपको। पहली क्लास में आप तो एब्सेंट रहते हो, ठीक है जी, आपका भी बहाना ठीक है। देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है? पास हो। ठीक है जी। ये टेम्पररी लॉ। ऑर्डिनेंस क्या है? टेम्पररी लॉ है। देखो एक्ट बनाने के लिए क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो प्रेसिडेंट को पावर दी है कि आप टेम्पररी लॉ बना सकते हो। वो कुछ टाइम के लिए रहता है, वो टाइम क्या होता है? 3 महीने। 3 महीने बाद वो ऑर्डिनेंस हो जाता है खत्म। तो टेम्पररी लॉ को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। बनाता कौन है? डायरेक्ट प्रेसिडेंट। फिर लिखा हुआ है ऑर्डर्स। क्या बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं आते रहते? किसी मिनिस्ट्री का ऑर्डर, किसी डिपार्टमेंट का ऑर्डर, वो भी क्या एक तरीके का लॉ है। फिर लिखा हुआ है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? जो मिनिस्ट्रीज बनाती है, जो उस एक्ट को और क्लैरिफिकेशन देते हैं, उसमें कुछ लिमिट्स लिखी हुई है तो क्या देख लो? रूल देख लो। बनाता कौन है? मिनिस्ट्री बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? रूल। रेगुलेशन क्या होते हैं? रेगुलेशंस हाँ हाँ, रेगुलेशंस। अच्छा जी, रेगुलेशन रेगुलेट कैसे करेंगे? रेगुलेशन रेगुलेट करेंगे, बहुत बढ़िया। रेगुलेशंस क्या होती है? देखो मिनिस्ट्रीज रूल्स बनाती है। मिनिस्ट्रीज के नीचे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि कौन? सेबी, आरबीआई। ये जो लोअर डिपार्टमेंट है ये क्या बनाते हैं जी? रेगुलेशन बनाते हैं। ये कोई स्पेसिफिक कंपनीज के लिए बनाते हैं। जैसे सेबी किसके ऊपर लगता है? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अगर रेगुलेशन बनानी है तो कौन बनाएगा? सेबी बना देगा। तो सेबी ने जो गाइडेंस दी है उसको क्या बोल देते हैं हम? रेगुलेशन। बैंकिंग कंपनी है, क्या बैंकिंग कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? क्यों नहीं लगेगा यार, बिल्कुल लगेगा। टू द एक्सटेंट कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, लगेगा। कंपनीज एक्ट लगेगा। क्या रूल्स लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। लेकिन बैंकिंग कंपनी के ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या दे देगा? अपनी रेगुलेशंस दे देगा। तो वो रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आरबीआई एक्ट भी लगेगा, लेकिन साथ में आरबीआई क्या दे देगा? अपनी रेगुलेशंस दे देगा। ठीक है जी, ये हो गई हमारी रेगुलेशंस। फिर आते हैं नोटिफिकेशंस। अलग अलग नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। जैसे आपका इंस्टीट्यूट भी दे सकता है नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्रीज के नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो नोटिफिकेशन भी क्या है? लॉ है। क्या लॉ वाइडर हो गया? नहीं हो गया? बहुत वाइडर हो गया। ठीक है जी। कल यह है नोटिफिकेशन का आएगा, डेट शीट आ गई जी।
क्या वो भी लॉ है? कुछ भी, हाँ वगैरह, हाँ काय का लॉ है, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? डेट शीट लिखी हुई है उसके अंदर। तो कब से आपके एग्जाम्स? आपके एग्जाम में मैं क्यों देखूंगा, मेरे को पढ़ाना है, कोर्स कंप्लीट करवाना है। थर्ड ऑफ मई। तो मेरा क्या काम है, उस डेट पे आपको ऑल द बेस्ट बोलने का, ठीक है जी। उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवाने का और सारे टेस्ट लेने का, उसके एग्जाम तो आप ही देने जाओगे ना, मैं थोड़ी छोड़ के आऊंगा, ठीक है ना। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट, स्टैट्यूट सिग्निफाइज रिटन लॉ एज अगेंस्ट अनरिटन लॉ। तो स्टैट्यूट क्या है जी? रिटन लॉ। और किसने बनाया है ये स्टैट्यूट? कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन में कौन आ जाता है? पार्लियामेंट भी आ जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी आ जाता है। लॉ क्या है? लॉ एक वाइडर टर्म है जिसमें एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, बाय लॉ सब कुछ आ जाता है, ठीक है जी। अब आता है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो स्टैट्यूट समझ आ गया। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। जनरली अंडरस्टूड, अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग। डॉक्यूमेंट क्या है जी? एक पेपर का टुकड़ा या फिर अदर मटेरियल थिंग, या कोई भी मटेरियल। क्या पत्थर डॉक्यूमेंट हो सकता है? क्या ये बोर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है? संस्कृति ने कहा है ना। क्या अगर मैं इस पे कुछ लिख दूं तो ये इंफॉर्मेशन देगा नहीं देगा? नहीं, ऐसा किसने बोला यार? जो पेपर है, पेपर इरेज नहीं हो सकता, फ्लूइड नहीं लग सकती उसके ऊपर। ऐसे कैसे? डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट एक पेपर है या कोई भी थिंग जिसके ऊपर क्या है, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई प्रूफ मिल रहा है या कोई एविडेंस मिल रहा है। ये देखो, पेपर वेपर तो बाद में इन्वेंट हुए हैं, पहले क्या होते थे? पत्थर होते थे। और असली हिस्ट्री कहाँ पे लिखी हुई है हमारी? पत्थरों पे ही लिखी। जो ये हम बोलते हैं कि भगवान ये वाला एक्ट यहाँ हुआ था, ये वहां हुआ था, ये सब कहाँ से पता लगा है? ये सब पत्थरों पे ही लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था? पत्थरों पे ही लिखा हुआ था, तभी हम उस पे बिलीव करते हैं। वहां पे आपको कई जगह देखना, इंस्टाग्राम पे आता रहता है आजकल, तो ये वाली मूर्ति एकदम, वो जो हनुमान जी वाला दृश्य नहीं था जिसमें अपनी वो पूंछ के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे एकदम। कुछ पता है? नहीं पता है आपको? हनुमान जी अपनी पूंछ घुमाई उन्होंने और अपना उन्होंने वो कुर्सी बना ली थी, इतनी ऊंचे जाके बैठ गए थे वो, नहीं पता आपको? कैसे बच्चों यार, उल्टी क्या, ये तो रियल में है भाई, ये तो रामायण में है। अच्छा, ये नहीं देखते, उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, अच्छा अच्छा, अच्छी चीजें देखते हो। तो वो भी आपको एक पत्थर पे दिखाता है कि ये दृश्य सही में हुआ है। तो किसी चीज को अगर ऑथेंटिक करना हो कि सही है या नहीं है, तो आप स्टोन्स के ऊपर देख सकते हो। हाँ, तो पत्थर पे आज भी राम दिखता है वहां पे कि लिखा हुआ है, तो इसलिए हम मानते हैं कि वो बात सच है। खाली कोई किताब में लिख देगा यार, किताब में आज मैं लिख के मर जाऊं, अगले 200 साल बाद क्या उसको सही मान लेगा कोई? मैं तो कुछ भी लिख के जा सकता हूँ, लेकिन पत्थरों वाले को सही मान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या है? कहाँ चले गए हम, क्या पढ़ रहे थे? डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग। या तो पेपर भी हो सकता है या कोई भी थिंग हो सकती है जिससे क्या मिल रहा हो, इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, कोई प्रूफ मिल रहा हो या एविडेंस, ठीक है जी। द लॉ डिफाइन डॉक्यूमेंट इन अ मोर टेक्निकल फॉर्म। लॉ ने थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में बताया। लॉ है क्या? टेक्निकल है। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बिल्कुल जी, इंडियन एविडेंस एक्ट है। उसमें देखो सेक्शन 3 लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 3 में। वैसे जनरली डेफिनेशन सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 देखो, जनरली सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा है? सेक्शन 3 है। ये बात भी मैंने आपको शायद बताई होगी अगर आपने डेमो क्लास ली होगी। जनरली सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जहां पे सेक्शन 3 भी हो सकता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट उसका एक एग्जांपल हो गया। State that document means any matter expressed or described upon any substance। डॉक्यूमेंट क्या है जी? कोई मैटर है जो कि एक्सप्रेस किया गया है किसके ऊपर? किसी सब्सटेंस के ऊपर। मतलब आप इतने पीछे क्यों बैठे हो, आगे बैठ जाते, खाली पड़ी थी। पीछे बैठ के अलग मजा आता है ना, सबको सबको ऑब्जर्व करते रहो ऐसे बैठ के, कौन क्या क्या कर रहा है। शक्ल नहीं दिखती आगे बैठ के? तो बहुत बड़ा क्लासरूम थोड़ी है, किसकी शक्ल नहीं दिखती? तो आपने क्यों बोला शक्ल नहीं दिखती? चलो ठीक है जी। पूरी क्लास ऐसी फील आ रही है। देखो, मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था, मैं भी सबसे पीछे बैठता था। पीछे बैठने का एक अलग ही स्वैग होता है, लेकिन पीछे बैठ के साथ में आप अच्छे मार्क्स भी लाओ तो और ही स्वैग होता है। फिर हवाबाजी होती है कि भाई हम पीछे बैठते हैं। पूरी हवाबाजी तो बढ़िया शब्द है। हवाबाजी अच्छा वर्ड नहीं है, हवाबाजी। चलो जी ठीक है, हवाबाजी यूज नहीं करना है, सुनो ठीक है।
चलो जी, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट दैट डॉक्यूमेंट मींस, डॉक्यूमेंट क्या है, मींस का मतलब डेफिनेशन क्या है, एक्सक्लूसिव, जो लिखा हुआ है खाली वही है। मींस एनी मैटर, कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया है किसके ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस में क्या आ सकता है, पेपर भी आ सकता है, स्टोन्स भी आ सकते हैं, बोर्ड भी आ सकता है। आप स्कूल में जाते थे, वो ब्लैक बोर्ड पे थॉट ऑफ ड डे लिखी रहती थी, लिखी रहती थी। पढ़ा नहीं यार, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, वो तो यार अच्छी चीज है थॉट ऑफ द डे। मैं तो डेली पढ़ता था, सुबह पढ़ता था, उसके बाद ही स्कूल के अंदर एंटर करता था। एकदम मोरल अप हो जाता था थॉट ऑफ द डे को पढ़ते थे ना। तो थॉट ऑफ द डे भी क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मींस। या तो आपने किसी लेटर से कोई इंफॉर्मेशन दे दी है, कोई फिगर से दे दी है, या कोई मार्क्स से दे दी है। कोई बताएगा, देखो लेटर से तो हर कोई बता सकता है, फिगर से या मार्क्स से इंफॉर्मेशन देनी है, किसी फिगर से या मार्क्स से। फिगर समझते हैं क्या होती है, मार्क्स फिगर्स क्या होते हैं, नंबर्स हो गए। नंबर्स भी हो सकते हैं वैसे, और कुछ भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, लेकिन वो मार्क में चला जाएगा। तो फिगर भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है। जैसे एरो लगा हुआ है कि इधर जाना है आपको, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कोई, बिल्कुल दे रहा है, उसको क्या बोल देंगे हम, डॉक्यूमेंट। कोई फिगर्स दिखी हुई है, उसको क्या बोल देंगे हम, डॉक्यूमेंट। कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है जी। नीचे G&A क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ है, इस साइड जाओ तो वो क्या है, ऊपर जाओ तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट। देखो ये जो चैप्टर, मतलब ये जो मॉड्यूल है ना, ये जो थर्ड वाला, इसमें जो चैप्टर है वो है बोरिंग चैप्टर, लेकिन मेरे को तो बढ़िया लगते हैं। आपको पता नहीं कैसे लगेंगे, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मजा नहीं आ रहा, चलो जी पढ़ तो रहे यार, बढ़िया तो पढ़ रहे थे, इतना मजा आ रहा था। चलो, डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। वो जो लेटर्स डाले गए हैं, जो फिगर्स डाली गई है, मार्क्स डाले गए हैं, क्यों डाले गए हैं, उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। और रिकॉर्ड करने के बाद वो लोगों को क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। सब्सटेंस क्या हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, ठीक है जी, कहानी आता है। चलो जी, सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। अब कौन सा एक्ट आ गया है जी, जनरल क्लॉज एक्ट। ये भी हमें पढ़ना है वैसे तो। अभी जो सेक्शन 3 और 18 लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, सेक्शन 3 क्लॉज 18, क्योंकि ये कौन सा सेक्शन है, ये भी डेफिनेशन का सेक्शन है। स्टेट दैट द टर्म डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन कितने अच्छे बच्चे हैं यार, बढ़िया लगा रही है, अच्छा लगा मेरे को सुन के। आज की जनरेशन भी बढ़िया है, सबने लगा रही है ऐसे। कौन हॉलीवुड के लगा के बैठा है यहाँ पे, कोई नहीं। ये बजा किसका था, सार्थक या संस्कृति, सार्थक का था, ठीक है। संस्कृति का तो नहीं होगा ऐसा कुछ, कॉल करके देख लो चाहे, क्या बजेगा संस्कृति, नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट। चलो जी, सेक्शन 3 क्लॉज 18 of the general clause act state that the term document shall include any matter written, expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks or by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording this matter। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट और जनरल क्लॉज एक्ट में कोई डिफरेंस दिख रहा है डेफिनेशन में, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम डेफिनेशन है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या डेफिनेशन डालने की जरूरत थी, जरूरत थी। देखो, अगर हमें कोई डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती तो हम कहाँ जाते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर जाते हैं। जनरल क्लॉज का मतलब ही क्या है, जनरल है जी, जो कहीं नहीं मिल रहा कहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। तो जब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में लिखी हुई है, इंडियन एविडेंस एक्ट में मत डालते, नहीं डालते तो कहाँ से पिक करते, यहीं से पिक करते, ठीक है जी। जनरली डॉक्यूमेंट कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग 4 एलिमेंट। अब इसके 4 एलिमेंट है जी, क्या एलिमेंट है, मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस एंड मीन। सब्सटेंस क्या हो गया, जिसपे लिखा जाएगा, जैसे कि पेपर, स्टोन, ये सब क्या हो गए, सब्सटेंस हो गए। मैटर क्या हो गया, जो लिखा जाएगा। मींस क्या होगा, जिससे लिखेंगे, किससे लिखेंगे, पेन मत बोलना, फिगर, मार्क्स या फिर लेटर्स, वो हो गया जी। यहाँ पे मींस क्या है, या तो लेटर्स का यूज करके, फिगर्स का यूज करके या सिंबल्स का यूज करके आपने कुछ लिखा है। रिकॉर्ड का मतलब उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना है। तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार। मैटर, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इट्स यूजेस विद द वर्ड एनी शोज दैट द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव। जब मैटर में एनी वर्ड यूज हुआ है तो मतलब डेफिनेशन कैसी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव है। किसी भी तरीके का कोई भी मैटर अगर लिखा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा। रिकॉर्ड, this second element must be certain mutual or mechanical device
employed on the substance, it must be writing, expression और description. लिखने का तरीका, रिकॉर्ड करने का तरीका कैसे हो सकता है? राइटिंग करके, कुछ एक्सप्रेस करके या कुछ डिस्क्राइब करके लिखा जा सकता है. सब्सटेंस क्या, जिसके ऊपर लिखा जाएगा, और मीन्स क्या, जिससे हम लिखेंगे, जो कि लेटर, फिगर्स और मार्क्स और सिंबल हो सकते हैं. ठीक है जी, ये हमारी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को बताओ. और इस बार के एग्जाम में जो कल हुआ था, डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ था. जो बच्चे ये सोचते हैं कि जो पीछे आ गया वो वापस नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं. ठीक है जी. देखो ये डेफिनेशन जब इतना वो 4 पॉइंट्स में लिख के दे रहा है आपको, मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस, मींस, तो ये डेफिनेशन बन जाती है इंपॉर्टेंट. क्या बन जाती है? इंपॉर्टेंट. जब भी पॉइंटर्स में कोई चीज आ गई वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ढंग से पढ़ सकते हो. चलो अगली डेफिनेशन पे आ जाते हैं. इंस्ट्रूमेंट. इन कॉमन पार्लेंस, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट. देखो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है? लीगल. विच क्रिएट और कंफर्म अ राइट और रिकॉर्ड्स अ फैक्ट. या तो कोई राइट्स देता है आपको या कोई फैक्ट को रिकॉर्ड करता है. लेकिन डॉक्यूमेंट कौन सा है? लीगल. तो डॉक्यूमेंट के आगे वर्ड लीगल लगा दिया तो वो क्या बन गया? इंस्ट्रूमेंट. इट इज अ फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड सच एज एग्रीमेंट, डीड, चार्टर. चार्टर में एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एमओए. और रिकॉर्ड, ड्रॉन अप एंड एग्जीक्यूटेड इन अ टेक्निकल फॉर्म. टेक्निकल फॉर्म में बनाया गया. क्या एमओए को बनाने में कोई टेक्निकलिटीज है या नहीं है? ऑफ कोर्स है. बताना जरा थोड़ी सी टेक्निकलिटीज. कंप्लायंस इस कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं ना. पहले नेम लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, फिर कहता है मॉडल एमओए के हिसाब से बनाना. मॉडल एमओए कौन से हैं? एबीसीडी, उनके हिसाब से बनाओ. क्या टेक्निकलिटीज है या नहीं है? हर कोई नहीं बना सकता है, तो वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है. It also means a formal legal document having legal effect either as a creating a right or liability or as affording evidence of. तो कोई राइट देता है, कोई लाइबिलिटी देता है, या फिर कोई एविडेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? इंस्ट्रूमेंट. क्या एमओए से कोई राइट एंड लाइबिलिटीज है या नहीं है? बिल्कुल है. क्या मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है? कैपिटल लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है? तो राइट एंड लाइबिलिटी सब कुछ है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 14 of the Indian Stamp Act state that the instrument include every document by which any liability, any right is or purpose to be created, transferred, extended, extinguished or recorded. तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है जी? कोई राइट या कोई लाइबिलिटीज दी जा रही है, क्रिएट करी जा रही है, ट्रांसफर करी जा रही है, रिकॉर्ड करी जा रही है, बढ़ाई जा रही है या खत्म करी जा रही है. एक्सटेंड का मतलब बढ़ाई जा रही है, एक्सटिंग्विश का मतलब खत्म करी जा रही है, रिकॉर्ड का मतलब बस लिखा जा रहा है फॉर अ रिकॉर्ड पर्पस. ठीक है जी. तो वो क्या है जी? इंस्ट्रूमेंट. और इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंस्ट्रूमेंट बना तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी? स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी. क्या लग जाएगी? स्टैम्प ड्यूटी. क्योंकि इंडियन स्टैम्प एक्ट है, इसका मेन मोटिव ही क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी लगाना. अब आप सेल डीड है, क्या सेल डीड में कोई राइट आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची, सेल डीड बनाई है, कि आपको प्रॉपर्टी का राइट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो वो क्या बन जाएगा? इंस्ट्रूमेंट. और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लग जाएगी? स्टैम्प ड्यूटी. ठीक है जी. डीड. द ग्लोबल लीगल ग्लॉसरी डिफाइन. ये लीगल ग्लॉसरी क्या है? एक तरीके की मान लो डिक्शनरी है. ये क्या है? डिक्शनरी है. किसकी डिक्शनरी है? डेफिनेशंस की डिक्शनरी है. अगर कोई डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी थी तो हम कहाँ चले जाते हैं? लीगल ग्लॉसरी के अंदर चले जाते हैं. ये इशू कौन करता है? ये मिनिस्ट्रीज इशू करती है. लीगल ग्लॉसरी डिफाइन डीड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग और अदर लेजिबल रिप्रेजेंटेशन और वर्ड और पार्चमेंट और पेपर परपटिंग टू अफेक्ट सम लीगल डिस्पोजिशन. अंडरलाइन कर लो, लीगल डिस्पोजिशन. देखो हमने ऊपर डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? इंस्ट्रूमेंट. अब किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? डीड. डीड. तो डीड और इंस्ट्रूमेंट में क्या कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा. वैसे देखते हैं तो कॉमनली कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर डीड आ जाती है. जिसके अंदर क्या आ जाती है? डीड आ जाती है. लेकिन डीड का एक स्पेसिफिक काम है. क्या काम है? खाली लीगल डिस्पोजिशन, जिससे कोई राइट ट्रांसफर हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो, वही क्या है? डीड है. सेल डीड. क्या कोई राइट जा रहा है, नहीं जा रहा है? परचेज डीड. कोई राइट आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो वो ही क्या होती है? डीड. क्या डीड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट भी है. लेकिन डीड क्या है? जिसमें क्या हो? लीगल डिस्पोजिशन हो. सिंपली स्टेटेड डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट दो ऑल इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी डीड. क्या सारे इंस्ट्रूमेंट डीड होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है. क्या सारी डीड्स इंस्ट्रूमेंट होंगी? बिल्कुल सारी डीड्स इंस्ट्रूमेंट होंगी, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट डीड्स हो ये जरूरी नहीं है. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैटर खाली रिकॉर्ड किया गया है, क्या किया गया है? रिकॉर्ड किया गया है, तो क्या वो डीड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि डीड में क्या होती है? लीगल डिस्पोजिशन होनी जरूरी है, कोई राइट क्रिएट होना जरूरी है या खत्म होना जरूरी है. तो जब खाली रिकॉर्ड किया है तो कोई राइट क्रिएट नहीं होगा. क्लियर है जी कहानी यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं. इंटरप्रिटेशन में एक लाइन छूट गई. हाउएवर इन इंडिया नो डिस्टिंक्शन सीम्स टू बी मेड बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डीड. इंडिया के अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डिफरेंस तो
है। क्या समझ आया सबको क्या डिफरेंस है? बता दो जरा। हाँ सब बता दो जी, बताओ जी, इंस्ट्रूमेंट और डीड में क्या डिफरेंस है? मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ क्या? बढ़िया एंजॉय कर रहे हो सारे बैठ के, जैसे ही मैं कुछ पूछता हूँ तो हम तो सर कहानी में सो गए थे बीच में। डीड में क्या जरूरी है? लीगल डिस्पोजिशन। हाँ, और इंस्ट्रूमेंट में वाइडर टर्म, जिसमें डीड भी आ जाती है। उसमें क्रिएट भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, एक्सटिंग्विश भी हो सकता है, रिकॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड आता है इंटरप्रिटेशन। By interpretation, it is meant the process by which court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of the word in which it is expressed. तो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन करता कौन है? कोर्ट। कौन करता है जी? अगर लॉ के ऊपर लड़ाई हो गई, अगर क्या हो गया? लॉ के ऊपर लड़ाई हो गई, तो कोर्ट क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा। क्या इंटरप्रेट करेगा? कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ लिखा है वो क्या रियल में कहना चाह रहा है, ये कौन इंटरप्रेट करेगा? कोर्ट करेंगे। तो बनाने वाला लेजिस्लेचर, इंटरप्रेट करने वाला कोर्ट। ठीक है जी। क्या हम नहीं कर सकते इंटरप्रिटेशन? बिल्कुल कर सकते हैं, हम भी करते हैं इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल वेरी कर जाएगी। एट द एंड जब लड़ाई हो जाएगी तो कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट के पास। तो फाइनल डिसीजन किसका आएगा? कोर्ट का आएगा। फिर कहीं वहां से क्या आ जाएंगे? केस लॉ निकल के आ जाएंगे। बाय इंटरप्रिटेशन इज मीन द प्रोसेस बाय व्हिच कोर्ट सीक टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ द वर्ड्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। जो लेजिस्लेचर ने वर्ड्स लिखे हैं ना, उसमें से कोर्ट डिराइव करना चाह रहा है कि लेजिस्लेचर रियल में कहना क्या चाह रहा था। उसी को क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। Simply stated, interpretation is the process by which the real meaning of the act or a document and the intention of the legislature in enacting it is ascertained. तो interpretation क्या है? एक प्रोसेस है जिससे एक्ट का या डॉक्यूमेंट का रियल मीनिंग निकाला जाता है कि लेजिस्लेचर ने किस इंटेंशन के साथ इस एक्ट को बनाया है। और यूज क्या करते हैं? कोड यूज क्या करता है? वो लेजिस्लेचर के वर्ड्स को ही यूज करता है। किसको यूज करता है? लेजिस्लेचर के वर्ड्स को। अंडरलाइन कर लो, बाय द मीडियम ऑफ द वर्ड्स in which it is expressed। जो लेजिस्लेचर ने एक्ट में वर्ड्स लिखे हैं ना, उन्हीं से क्या होती है जी? इंटरप्रिटेशन करी जाती है। क्लियर है जी? यहां तक आनी। इंटरप्रिटेशन इज रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी एम्बिग्यूटी इन द स्टैट्यूट। अगर स्टैट्यूट में क्या है? एम्बिग्यूटी है, तो क्या करनी पड़ती है? इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। एम्बिग्यूटी का मतलब जिसमें क्लैरिटी ना हो उसको क्या बोल देते हैं? वो एम्बिग्यूअस है। इट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, दैट इज टू से द सेंस इन विच देयर ऑथर, ऑथर कौन होगा? legislature intended to convey the subject matter। the word that is to say the sense in which their author, legislature की क्या इंटेंशन थी इस लॉ के पीछे, उसको जानना ही क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। और जानते किससे हम? उन्हीं वर्ड से जो लेजिस्लेचर ने यूज करे। ठीक है जी। क्या एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो कौन से मीनिंग, कौन सा मीनिंग उठाएंगे? जो इंटरप्रेट करके कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये लेजिस्लेचर कहना चाह रहा था, इसकी ये इंटेंशन थी, वही क्या होती है? इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी आपके हिसाब से? क्लैरिटी मिलती है। देखो यार, कोई भी लॉ बनाएगा, आज लॉ बना रहे हैं तो सब क्या कोशिश करेंगे कि ये एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अगर मैं मिनिस्ट्री में होता, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस काश में होता, तो मेरे को लॉ बनाने की ड्यूटी मिली है। अब मैं लॉ बनाने जाऊंगा, मैं क्या कोशिश करूंगा? ऐसा लॉ बनाऊं जिसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, मतलब एकदम बढ़िया होना चाहिए, एक बार ही पढ़ो समझ आ जाए। ठीक है। लेकिन क्या मैं ऐसा लॉ बना पाऊंगा? कभी भी कोई भी नहीं बना पाएगा। कोई ना कोई एम्बिग्यूटी उसके अंदर रह जाएगी। वहीं पे क्या किसकी जरूरत पड़ जाती है? इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है। किसकी जरूरत पड़ जाती है? इंटरप्रिटेशन। कौन बोल रहा था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी ने नहीं बोला। देखो एआई कभी भी लॉ नहीं बना सकता। आपके माइंड में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन कि भाई लॉ किससे बना लो? एआई से बनवा लो। हाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो एआई ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन क्या इंसान को रिप्लेस कर पाएगा? कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो हमारा दिमाग, जो भगवान ने बनाया है, किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। हम अपने दिमाग से अगर कोई चीज बनाए, एआई किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया है, तो वो इंसान से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, देखो जॉब तो किसी फील्ड की नहीं खत्म कर सकता, कम कर सकता है। जॉब को कम जरूर कर रहा है एआई, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन जरूर रहेगा।
यार ऐसे तो आप ऑपरेशन थोड़ी कर देगा, सर्जरी थोड़ी कर देगा, कर रहे हैं रोबोट्स वगैरह, लेकिन उसके साथ में एक ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा क्लास में। आपको मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना? इस पे नहीं। चलो जी, इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। Interpretation, thus, process of considerable significance. In relation to statute law, interpretation is of importance because of the inherent nature of legislation as a source of law. Interpretation क्यों जरूरी है? क्योंकि नेचर ऑफ लेजिस्लेशन की वजह से, किसकी वजह से? नेचर ऑफ लेजिस्लेशन, जो लॉ बनाए गए हैं उनकी नेचर की वजह से इंटरप्रिटेशन जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ स्टैट्यूट मेकिंग एंड प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट टेक प्लेस सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर एंड टू डिफरेंट एजेंसीज आर कंसर्न। कौन कौन सी एजेंसीज कंसर्न होती है? बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। इंटरप्रेट करने वाला कौन है? कोर्ट। तो दो एजेंसीज अलग अलग है, बनाता कोई और है, इंटरप्रेट कोई और करता है। इंटरप्रिटेशन सर्व एज अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। तो इंटरप्रिटेशन क्या बन गया जी? ब्रिज बन गया, किसके बीच में? लेजिस्लेचर एंड कोर्ट के बीच में, इन दोनों को जोड़ देता है। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक? ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। दो तरह की क्लासिफिकेशन दी हुई है, पहले चार्ट से पढ़ लेते हैं। लीगल और डॉक्ट्रिनल। कौन कौन सी दे रखी है जी? लीगल और डॉक्ट्रिनल। लीगल के अंदर भी दो दे रखी है, कौन कौन सी? ऑथेंटिक एंड यूजुअल। और डॉक्ट्रिनल में भी दो दे रखी है, कौन सी? ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। देखो दो वर्ड मेरे को समझ आते हैं। ग्रामेटिकल तो सबको समझ आता होगा क्या होता है, मतलब जो लिखा हुआ है वही आपको इंटरप्रेट करना है, मतलब ग्रामर के हिसाब से। जहाँ इज लिखा हुआ है उसको इज पढ़ो, जहाँ वॉज लिखा हुआ है उसको वॉज पढ़ो, दैट इज ग्रामेटिकल। यूजुअल में क्या है? व्हेन द कोड गोज बियॉन्ड द वर्ड। कोड कहाँ चला गया जी? वर्ड्स के बाहर चला गया। क्या ढूंढने के लिए? इंटेंशन ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? किसकी इंटेंशन? जिसने लेजिस्लेचर ने लिखा है उसकी इंटेंशन देखनी। खाली वर्ड्स पे फोकस नहीं है, वर्ड से बाहर जा चुके हैं। ऑथेंटिक में क्या है? व्हेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ। मतलब कोर्ट को अगर इंटरप्रिटेशन करनी है तो किससे करवा ले? लेजिस्लेचर के पास रहा कि भाई तू ही बता दे ना, तूने तो लिखा है, क्यों मैं इसमें ग्रामेटिकल लगाऊं, क्यों मैं इसमें लॉजिकल लगाऊं, क्यों मैं तेरी इंटेंशन ढूंढने की कोशिश करूं, तू खुद ही बता दे। उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक। कोई कोई लॉ है, कोई कोई एक्ट है जहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी डाउट हो तो किसके पास आ जाना? मेरे पास ही आ जाना। मैं कौन हूँ? लिखने वाला, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एक्ट में लिख देता है। क्या लिख देता है? इस एक्ट में कहीं पे कोई भी एम्बिग्यूटी हुई तो कौन इंटरप्रेट करेगा? मैं ही इंटरप्रेट करूंगा। उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन। उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक। फिर क्या रह गई? एक यूजुअल। When rule of interpretation is derived from some other sources such as custom और case law। यहाँ पे लॉ से नहीं पढ़ते हम, कहाँ से पढ़ते हैं जी? कस्टम को देखते हैं और केस लॉ को देखते हैं। कस्टम क्या है? जो चला हुआ आ रहा है बहुत सालों से, उस ट्रेडिशन को देख के हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है जी, तो चार हो गई है। लीगल के अंदर ऑथेंटिक, यूजुअल, डॉक्ट्रिनल के अंदर ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलो अब इसको अंदर एक बाय वन वन करके रीड कर लेते हैं। जोलोविज इन हिज लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1963, पेज नंबर 280। क्या रेलिवेंस है मतलब लिखने की? खाली इतना लिख देते। तो अगर आपको इसकी जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर्स पढ़ने हो तो 1963 में आए थे। पेज नंबर कौन सा देख लेना? 280। उसमें क्या लिखा हुआ है? स्पीक ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसने बात करी है किसके बारे में? इंटरप्रिटेशन के बारे में। नाम क्या है बंदे का? जोलो जोलोविक्स, ऐसे ही पढ़ेंगे, जोलोविक्स। चलो ठीक है, पढ़ने की बात भी ठीक है। इस पे ऐसे कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं पूछे जाते। अगर आप 8-9 में होते तो पूछ लेते कि जोलोकोविच ने क्या बोला था, यहाँ पे नहीं पूछेंगे। तो इसके पेज नंबर 280 पे क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रिटेशन इज यूजुअली सेड टू बी आइदर लीगल और डॉक्ट्रिनल। इंटरप्रिटेशन क्या होगी जी? या तो लीगल होगी या डॉक्ट्रिनल होगी। हमने ऊपर चार्ट में भी देखा। तो ये चार्ट किसने बनाया है? वैसे तो आईसीआई ने बनाया है, लेकिन कंटेंट कहाँ से लिया है? जोलोविक से लिया है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर से लिया है। काश हमारे लेक्चर से भी कोई ऐसी बुक में डाल दे। देखते हैं। आज के टाइम पे जोलोविक्स नहीं होगा तो जब हम नहीं होंगे तो हमारे मॉड्यूल, हमारी लेक्चर्स को भी यूज किया जाएगा। चलो जी, it is a legal when there is an actual rule of law which bind the judge to place a certain interpretation of the statute. It is doctrinal when its purpose is to discover real and true meaning of the statute। देखो दो वर्ड यूज हुए हैं, एक क्या था? लीगल,
एक क्या है डॉक्ट्रिनल। लीगल का मतलब क्या है, आपको इंटरप्रिटेशन कहां से करनी है, पढ़ो ना लाइन को। इट इज लीगल व्हेन actual rule of law which bind the judge to place a certain interpretation of statute। आपको इंटरप्रिटेशन कहां से करनी है, एक्ट के हिसाब से करनी है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करनी है। रूल्स हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हो आप, लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। लेकिन जब आप स्टैट्यूट के बाहर चले जाते हो, किसके बाहर चले जाते हो, स्टैट्यूट के बाहर चले जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिनल। उसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिनल। इट इज डॉक्ट्रिनल व्हेन द पर्पस इज टू डिस्कवर द रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। तो आप रियल एंड ट्रू मीनिंग को ढूंढते हो, वहां पे आप वर्ड्स के हिसाब से ही ढूंढते हो। लीगल इंटरप्रिटेशन इज डिवाइडेड इनटू ऑथेंटिक एंड यूजुअल। लीगल में दो है, कौन कौन से, ऑथेंटिक एंड यूजुअल। ऑथेंटिक के अंदर क्या करते हैं हम, लेजिस्लेचर के पास चले जाते हैं कि भाई आप खुद ही बता दो इंटरप्रिटेशन क्या होने वाली है। और यूजुअल में क्या करते हैं हम कस्टम और केस लॉज को देखते हैं। इट इज ऑथेंटिक व्हेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर हिमसेल्फ। किससे पूछ लेंगे जाके, लेजिस्लेचर से पूछ लेंगे। इट इज यूजुअल when it comes from some other source such as custom or case law। यहाँ पे क्या देखते हैं हम, कस्टम या केस लॉ से निकालते हैं। Thus when Justinian ordered that all the difficulties arising out of his legislation should be referred to him for decision। क्या मतलब वो इसका, जस्टिनियन ने क्या बोला है कि कोई भी डिफिकल्टी आए किसके अंदर, इंटरप्रिटेशन में, किसकी, उसकी खुद की लेजिस्लेशन में। मतलब ये कौन है, लेजिस्लेचर है। इसने बोला है अगर कोई भी डिफिकल्टी आए इंटरप्रिटेशन के अंदर मेरी लेजिस्लेशन के अंदर, तो किसके पास आ जाना, मेरे पास ही आ जाना। कौन सी इंटरप्रिटेशन है ये, ऑथेंटिक। लीगल के अंदर कौन सी है ये, ऑथेंटिक है। ठीक है जी, यही समझ आई आपको कहानी क्या कहना चाह रहे हैं। He was providing for authentic interpretation। ये क्या बताना चाह रहा है, authentic interpretation। And so also was the Russian Code 1794। Russian Code 1794 में क्या लिखा हुआ था, when it was laid down that judges should report any doubt as to its meaning to the statute commission and abide by their ruling। क्या मतलब हुआ इसका, क्या हुआ, रशियन कोड में क्या लिखा हुआ है, और क्या है, या तो साइलेंट होगा। अरे जोन सा भी कोड है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जजेस को अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है इंटरप्रिटेशन में, तो किसके पास जाना है उन्हें, लेजिस्लेचर के पास। और लेजिस्लेचर कौन है, स्टैट्यूट कमीशन, जिसने ये एक्ट बनाया है उसी के पास आप चले जाना। तो कौन सी इंटरप्रिटेशन है, ऑथेंटिक। ठीक है जी। अब आता है जी डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन में अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी है, कौन कौन सी, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ग्रामेटिकल का मतलब जो लिखा है वो ही पढ़ना है, और लॉजिकल का मतलब बाहर जाके आप किस पे फोकस करोगे, इंटेंशन पे फोकस करोगे कि ये कैसे बनाया गया था। ठीक है जी। It is grammatical when the court applies only the ordinary rule of speech for finding out the meaning of the words used in the statute। यहाँ पे आप क्या करते हो, रूल ऑफ स्पीच लगाते हो, जो लिखा हुआ है उसी को इंटरप्रेट कर देते हो। On the other hand, when the court goes beyond the word, जब वर्ड के बियॉन्ड चले गए, and tries to discover the intention, और इंटेंशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं of the statute, then it is said resort to its logical interpretation। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो लॉजिकल में क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन। ग्रामेटिकल में क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ स्पीच। क्या इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ स्पीच। ठीक है जी कहानी। तो इंटरप्रिटेशन को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, लीगल, डॉक्ट्रिनल। लीगल के अंदर ऑथेंटिक, यूजुअल, और डॉक्ट्रिनल के अंदर ग्रामेटिकल, लॉजिकल। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ है, फिजरल इंटरप्रिटेशन इज ऑफ टू काइंड्स, लिटरल एंड फंक्शनल। अब इसके हिसाब से दो तरीके की है, लिटरल और फंक्शनल। देखो लिटरल का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ है वो इंटरप्रेट करना है। फंक्शनल क्या होगा, इंटेंशन पे चले जाओ। तो इसने भी वही दो चीजें लिख दी है। द लिटरल इंटरप्रिटेशन इज दैट व्हिच रिगार्ड कंक्लूसिव द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ। आप किस पे फोकस करते हो, वर्बल एक्सप्रेशन, जो लिखा हुआ है उसी पे आप फोकस करते हो। इट डज नॉट लुक बियॉन्ड द लिटरल लीगेज। ये किस पे, किसके बियॉन्ड नहीं जाता है, जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। और उसको उन्होंने वर्ड क्या दे दिया, लिटरल लीगेज। वैसे ये कोई वर्ड है नहीं, इन्होंने खुद ही बना दिया है। The duty of the court is to ascertain the intention of the legislature and seek for that intent in every legitimate way, but first of all in words and the language employed। इन तीन लाइनों में कुछ चीजें छुपी हुई है, कोई बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं तीन लाइन।
द ड्यूटी से लेके जहां तक मैंने पढ़ा था, लैंग्वेज एम्प्लॉयड। क्या लिखा हुआ है, कोर्ट की ड्यूटी क्या है भाई, आपको इंटेंशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इंटेंशन ढूंढना है। पहले इंटेंशन कहां से ढूंढोगे? वर्ड से। लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी है सबसे पहले। कौन सी इंटरप्रिटेशन करनी है? लिटरल। अगर लिटरल में दिक्कत होती है तो किस पे जाओगे आप? फंक्शनल पे जाओगे, या क्या बोल सकते हो उसे, लॉजिकल भी बोल सकते हैं। अभी हम फिजरलैंड की पढ़ रहे हैं तो हम फंक्शनल बोलेंगे। फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑन द अदर हैंड इज दैट व्हिच डिपार्ट्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द लॉ। ये किससे डिपार्ट कर जाता है? लेटर ऑफ लॉ से डिपार्ट कर जाता है। एंड सीक्स एल्सवेयर फ्रॉम सम अदर एंड मोर सैटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये कहीं और किसी और सोर्स से ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश करता है। In other words, it is necessary to determine the relative claims of the letter and the spirit of the enacted law. तो letter and spirit दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। spirit का मतलब intention। In all ordinary cases, the court must be content to accept the letter of the law as the exclusive and conclusive evidence of the spirit of the law. सबसे पहले कोर्ट किस पे फोकस करेगा? लेटर पे ही करेगा। जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है जी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सैलोमन जूरिस्प्रूडेंस 12th ईडी पेज नंबर 131 से 132। कोई रेलेवेंस नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन विद एक्यूरेसी द रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन द टू मेथड। तो दोनों मेथड को साथ में यूज करना है, तरीके से यूज करना है। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी। इंटरप्रिटेशन समझ आ गया? क्या है, क्या समझ आया जी? इंटरप्रिटेशन क्या है? अलग अलग बंदों ने अलग अलग एक्सप्लेन किया, लेकिन बात एक ही कह रहे हैं सारे। क्या कह रहे हैं? बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। समझने वाला कौन है? उसका ट्रू मीनिंग कौन बता रहा है? कोर्ट। तो इनके बीच में ब्रिज कौन बनाता है? इंटरप्रिटेशन। इनके बीच में ब्रिज कौन बनाता है? इंटरप्रिटेशन। जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनका रियल मीनिंग क्या है उसको असरटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन को क्लासिफाई किया गया लीगल एंड डॉक्ट्रिनल। लीगल के अंदर ऑथेंटिक एंड यूजुअल, कैजुअल। अच्छा, और डॉक्ट्रिनल के अंदर ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ठीक है जी। चलो जी, अब अगला वर्ड आता है कंस्ट्रक्शन। क्या वर्ड आता है जी? कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या होता है? कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बनाना। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। लेकिन हम सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। तो यहाँ पे कुछ और मीनिंग होगा। देखा, एक वर्ड का दो मीनिंग आ गए ना, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे? एज अप्लाइड टू अ रिटन स्टैट्यूट और डॉक्यूमेंट मीन्स टू डिटरमाइन फ्रॉम इट्स नोन एलिमेंट्स इट्स ट्रू मीनिंग और द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमवर्क। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? ट्रू मीनिंग को ढूंढना। किसके ट्रू मीनिंग को? स्टैट्यूट के या डॉक्यूमेंट के, या इंटेंशन ढूंढने किसकी? फ्रेमवर्क की। खाली वर्ड्स पे आपको फोकस नहीं करना है, वर्ड्स के बियॉन्ड जाना है। कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन बियॉन्ड द एक्चुअल एक्सप्रेशन यूज्ड इन द टेक्स्ट। जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड जाना है। दिस इज डन बाय रेफरिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एनैक्टमेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच द लॉ वाज मेड। तो आपको ये देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या था, जब लॉ बनाया गया था उसकी सोच क्या थी, वो पकड़ के आपको ट्रू इंटेंशन ढूंढनी है। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हो गई? क्या ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हो गई? हो गई ना। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या था? इंटेंशन को जानना है, वर्ड्स के बियॉन्ड जानना है, बियॉन्ड जाना है। तो वही तो है ना कंस्ट्रक्शन। वैसे इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस बिटवीन है कि इंटरप्रिटेशन अलग है, कंस्ट्रक्शन अलग है। इंटरप्रिटेशन को क्या बोलते हैं? खाली वर्ड्स के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? वर्ड्स के बियॉन्ड जाना। लेकिन इंटरप्रिटेशन के अंदर ही लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बन जाती है? कंस्ट्रक्शन। क्या बन जाती है? कंस्ट्रक्शन। Thus, when you construe a statute, you are attempting to ascertain the intention of the legislature. जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप क्या जानना चाह रहे हो? इंटेंशन जानना चाह रहे हो। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? छोड़ दें, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आएगा वैसे।
It would also be worthwhile to note at this stage itself the difference between the interpretation and construction. While more often the two terms are used interchangeably to denote a process adopted by the court. तो ये दोनों कैसे यूज होते हैं? इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं. और ये क्या है? प्रोसेस है जिससे कोर्ट क्या असर्टेन करता है? ट्रू मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम द वर्ड्स फ्रॉम व्हिच इट एक्सप्रेस. दीज टू टर्म्स हैव डिफरेंट कॉनोटेशन. देखो जब डिफरेंस बिटवीन पूछेगा तो क्या डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको? वैसे तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन करते हैं हम वर्ड से. कहां से करते हैं? वर्ड से, जो स्टैट्यूट में लिखे हुए हैं. कंस्ट्रक्शन कहां से करते हैं हम? वर्ड्स के बियॉन्ड जाके ट्रू इंटेंशन को ढूंढते हैं. ये इनका डिफरेंस. Interpretation is the art of ascertaining the meaning of words and the true sense in which the author intended that they should be understood. तो interpretation में क्या आ गया? Meaning of words. It is the drawing of conclusion from a statute that lies beyond the direct expression of the words used therein. तो beyond the word चले गए तो ये क्या बन गई? Construction. It is the duty of the court to give effect to the meaning of an act when the meaning can be equitably gathered from the words used. इस लाइन का मतलब कोई बताएगा क्या है? It is the duty of the court. पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लो चाहे ये वाला. अच्छा, हाँ तो आगे तो बताओ. हाँ, ये पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है? नहीं जी, ये नहीं लिखा हुआ है. पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया? पूरा पढ़ लो एक बार पैराग्राफ. पढ़ लिया? अच्छा ठीक है, बताओ. हाँ, नहीं जी, छोड़ो. और कोई? ये लाइन पिछले पेज पे मैंने आपसे पढ़वाई थी ऐसी कुछ लाइन, और उनका जो मीनिंग आ रहा था वही मीनिंग यहाँ पे आ रहा है वापस. हम कोई भी लोग पढ़ते हैं तो पहले हम उसको रीड करें, उसके वर्ड्स पे तो रियली मतलब जो उसका मीनिंग तो अंडरस्टैंड करें रियल लाइफ में आते हैं. अच्छा जी. हाँ. सबसे पहले कोड कौन से इंटरप्रिटेशन करेगा? लिटरल. कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा, वो लिटरल इंटरप्रिटेशन करेगा. क्या करेगा? अगर वर्ड्स का मीनिंग प्रिसाइज है, मतलब एक ही मीनिंग दे रहा है, एम्बिग्यूटी नहीं है, तो कौन सी इंटरप्रिटेशन लगाओ? लिटरल इंटरप्रिटेशन करो. कंस्ट्रक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की क्या ड्यूटी है? टू गिव इफेक्ट टू द मीनिंग ऑफ एन एक्ट व्हेन द मीनिंग कैन बी इक्विटेबली गैदर्ड फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड. अगर वर्ड से उसका रियल मीनिंग सामने आ रहा है तो भाई वही मीनिंग दो उसको, और कोई मीनिंग देने की जरूरत नहीं है. फिर आप इंटेंशन मत ढूंढो, जो वर्ड्स में लिखा हुआ है वही मीनिंग दो. Words of legal import occurring in a statute which have acquired a definite and precise sense. अगर word का definite meaning आ रहा है या precise meaning आ रहा है तो आपको वही meaning उसको देना है. उसके बाद में आपको अपनी पंचायती नहीं करनी है. किसको नहीं करनी है? कोर्ट को नहीं करनी है. जो लिखा हुआ है सबसे पहले वही इंटरप्रेट करो. लेकिन अगर उसमें क्या आ गई है? एम्बिग्यूटी आ गई है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्या करो? उन वर्ड्स के बियॉन्ड जाओ और क्या समझने की कोशिश करो? लॉ मेकर की इंटेंशन को समझने की कोशिश करो. तब क्या करो? आप कंस्ट्रक्शन करो. Thus, when the court adheres to the plain meaning of the language used by the legislature, it would be interpretation of the word. अगर आप वर्ड्स की प्लेन रीडिंग कर रहे हो, प्लेन मीनिंग निकालनी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरप्रिटेशन. बट वेयर द मीनिंग इज नॉट प्लेन, जहां मीनिंग प्लेन नहीं है, द कोर्ट हैज टू डिसाइड whether the wording was meant to cover the situation before the court. Hence, the court would be resorting to construction. जब मीनिंग प्लेन नहीं है तो आप मीनिंग के बियॉन्ड जाओगे और क्या देखोगे? इंटेंशन को देखोगे. तब आप क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन कर रहे हो. समझ आइए जी यहाँ तक आने. तो यही मेन डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में. ठीक है. आप बस इतना काफी है, इतना पढ़ लो, इसमें से बहुत है. तो इंटरप्रिटेशन क्या है? वर्ड्स के हिसाब से. और कंस्ट्रक्शन क्या है? वर्ड्स के बियॉन्ड जाके. ठीक है जी. Why do we need interpretation and construction? चलो ये अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं. इसमें से कुछ ही पढ़ाऊंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा. अगली क्लास से स्टार्ट करके आगे कवर करके इसके बाद जो आएगा ना, फिर चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हम रूल्स पढ़ेंगे तो वो अच्छे रूल्स थोड़ा सा पढ़ेंगे. इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे. यहाँ पे वो सब कुछ दिखेगा आपको. जब हम एक्ट में पढ़ते हैं नॉट स्टैंडिंग,
सब्जेक्ट टू, मीन्स, शेल्स, शेल, मे, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। शेल को मे कब पढ़ना है, मे को शेल कब पढ़ना है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वैसे तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ो और ना पढ़ो तो बोरिंग है। एक वर्ड में हमेशा बोलता रहता हूँ, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बोला है कभी मैंने आपके आगे, बोला है ना, वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दो प्रोविजन की आपस में लड़ाई हो रही है, तो कैसे इंटरप्रिटेशन कर दो कि दोनों की बात रह जाए, किसकी बात रह जाए, दोनों की बात रह जाए। इसको क्या कहते हैं, रह जाए मतलब दोनों खुश हो जाए, दोनों खुश कर दो, दोनों को खुश कर दो, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। और जो एग्जाम में कल पूछा गया था वो कहाँ पे है, एडज्यूस्डम जनरलिस। कल बच्चों से बात हुई थी तो वही बता रहे थे, सर ये आया था, ये आया था। अब देखेंगे आज, ये रहा पेज नंबर 2.22, एडज्यूस्डम जनरलिस। 2.22 पे आना एक बार, 2.22 पे रूल ऑफ एडज्यूस्डम जनरलिस। हाँ जी, हाँ जी, पेज नंबर 2.22, रूल ऑफ एडज्यूस्डम जनरलिस, बुक रख दिए। चलो, ये कल एग्जाम में पूछा गया था, क्या लिखा हुआ है, एडज्यूस्डम जनरलिस का मतलब क्या होता है। 2.22 देखो क्या था इसका मीनिंग, कुछ स्पेसिफिक वर्ड चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड चल रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब उनकी एक क्लास है, सेम क्लास वाले वर्ड चल रहे हैं, उसके बाद में जनरल वर्ड आ जाता है। कौन सा वर्ड आ जाता है, जनरल वर्ड आ जाता है। इस जनरल वर्ड को किसके हिसाब से पढ़ोगे, स्पेसिफिक के हिसाब से पढ़ोगे, इसी को क्या बोलते हैं, एडज्यूस्डम जनरलिस। डायरेक्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज एडज्यूस्डम जनरलिस, और इसके रूल्स बता दो, बस और कुछ भी नहीं। चाहते तो पूरे नंबर इसमें लिए जा सकते, लेकिन अब वहां पे ये याद नहीं आता कि एडज्यूस्डम जनरलिस है क्या। चलो, ये लीगल लैटिन मैक्सिम है ना, तो इसलिए अजीब लगता है।